नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक के अंतर्गत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के ऊपर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के भाग 4 के अंतर्गत 36 से लेकर के 51 तक का अनुच्छेद डीपीएसपी से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नीति निर्देशक तत्व है क्या चीज। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिएम्बल में उल्लेखित जो प्रस्तावना है उसमें उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के भाव पर आधारित है और इसको लागू करके हम वेलफेयर स्टेट की स्थापना कर सकते हैं। तो इसका जो मूल उद्देश्य है डीपीएसपी का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। आगे हम बढ़ते हैं, हम संविधान में इसकी स्रोत को देखते हैं। तो आयरलैंड के संविधान से हमने इसको अंगीकृत किया है। भारत के संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहां से ग्रहण किया है? तो आयरलैंड के संविधान से हमने इसको ग्रहण किया है। भारत शासन अधिनियम 1935 में देखें तो डीपीएसपी के लिए निर्देशों का एक क्या कहा है? उपकरण कहा है। किन्हें कहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत शासन अधिनियम में निर्देशों का उपकरण। राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित हम कुछ चुने हुए विचारों को देखते हैं। बीएन राव ने राज्य के प्राधिकारियों के लिए ये इसका आवश्यक शैक्षिक महत्व बताया है। राज्य के प्राधिकारियों के लिए इसका क्या है? आवश्यक शैक्षिक महत्व बताया है। किसने बताया है? बीएन राव ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है कि डीपीएसपी जो है भारतीय राज व्यवस्था में के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, जो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए डीपीएसपी का महत्व बड़ा है। मतलब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि डीएसपी का बहुत बड़ा महत्व है, जिससे हम भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत हम आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित कर सकते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में परिलक्षित होता है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का डीपीएसपी से संबंधित विचार है। ग्रेनविल आइंस्टीन कहता है कि सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक माध्यम है। जो ग्रेनविल आइंस्टीन कहता है कि डीपीएसपी क्या चीज है? तो सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक आवश्यक माध्यम है। तो ये कुछ चुने हुए विचार है डीपीएसपी के संदर्भ में। हम आगे बढ़ते हैं। स्टेट दो प्रकार का होता है। एक पुलिस राज्य, जहां पर लोगों को मिनिमम सुविधाएं प्रदान किया जाता है, कम से कम लोगों को सुविधाएं दिया जाता है, ऐसे स्टेट को हम कहते हैं पुलिस स्टेट। और दूसरा होता है लोक कल्याणकारी राज्य, जहां पर आम नागरिकों के लिए जो योजनाएं बनती है ताकि समाज के अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके, उनको आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र उसके अंतर्गत स्थापित किया जा सके। तो ऐसे राज्य को हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य। और यही डीपीएसपी का उद्देश्य है, ताकि हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके। इसके महत्व को देखते हैं। तो पहला है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डीपीएसपी का जो महत्व क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दूसरा है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जैसे कि परिलक्षित है हमारे प्रेम्बल में। हमारा प्रेम्बल भी यही कहता है कि हमको सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र क्या करना, स्थापित करना। उसका भाव उसमें प्रेम्बल में छुपा हुआ है। प्रस्तावना के उद्देश्य की पूर्ति, ये शब्द चर्चा हो चुका है। संविधान का जो दर्शन निहित होता है, संविधान बनाने का जो हमारा फिलॉसफी है, वो डीपीएसपी के अंतर्गत दिखाई पड़ता है। महत्वपूर्ण बात है। चौथा चीज है, आगे हम बढ़ते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति करना। ये प्रिएम्बल में लिखा हुआ है, इसके बारे में चर्चा हो चुका है। जनता द्वारा सरकार की कार्यों का मूल्यांकन, डीपीएसपी की एक और विशेषता है। जनता द्वारा सरकार के कार्यों की मूल्यांकन होता है, क्योंकि डीपीएसपी में जो भी बात कहा है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत तो नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सेबल है। तो इसको हम देखते हैं कि सरकार 5 साल के लिए जो चुनी हुई सरकार आती है, जिसको जनता चुनती है,
वो राज्य के हित में कितना अधिकतम कार्य कर पाती है, तो उनका मूल्यांकन जनता करता है। अगर किसी भी प्रकार का वोट के बाद गलत हुआ तो वोट के माध्यम से हम उसको 5 साल बाद बेदखल कर सकते हैं। इसकी महत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था डीपीएसपी के बारे में। इसका इतना महत्व है, अगर राज्य इसको किसी भी प्रकार से लागू नहीं कर सकता तो जनता इसकी जवाब वोट के मूल्य से देगी। तो यह है डीपीएसपी का महत्व, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य की पूर्ति करना, संविधान का दर्शन इसमें निहित है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति है, तथा साथ ही जनता द्वारा सरकार के कार्यों की मूल्यांकन। अब डीपीएसपी के जो उसको पृथक्करण करके देखते हैं, इनके अनुच्छेदों को देखते हैं, तो उसमें क्या क्या सिद्धांत लागू है इसको लागू करने के लिए। तो इसमें 3 प्रकार के सिद्धांत है, हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो गांधीवादी दर्शन का यहाँ पर परिलक्षित होता है। बहुत सारे संविधान बनाने मेंबर वाले ने ये कहा कि गांधी का कहीं पर संविधान बनाने में रोल नहीं दिखता, उनके सिद्धांतों के बारे में क्या हुआ, इतना बड़े मूवमेंट को उन्होंने चलाया। तो डीपीएसपी के अंतर्गत उनके सिद्धांतों को परिलक्षित करता हुआ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों ने ध्यान रखा है कि गांधी इस देश के लिए क्या चाहते हैं, तो उनको भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हम समाहित किए हैं, जिसको हम कहते हैं गांधीयन फिलॉसफी, गांधीवादी दर्शन। और गांधीवादी दर्शन जो है आर्टिकल 40 में झलकता है, 43 में, 43B में, 46, 47 और 48। इसको हम जब विस्तार पूर्वक देखेंगे तब समझेंगे कि गांधीवादी, जैसे 40 को हम ले लेते हैं उदाहरण के लिए। 40 कहता है ग्राम पंचायतों की गठन, और गांधी जी चाहते थे कि ग्राम स्वराज आया और समाज के जो निचले स्तर के लोगों को जो पावर दिया जाए। तो ये गांधीवादी दर्शन जो है यहाँ परिलक्षित होता है। दूसरा है लिबरल फिलॉसफी, उदारवादी। तो समाज में ऐसे बहुत सारे वो वाद होता है जो लिबरल होता है, सभी के लिए लागू होता है, जैसे आर्टिकल 44 कॉमन सिविल कोड, ये सब के लिए लागू है, लिबरल सोच है। ऐसा उदार भाव रखने वाले सोच जो है वो भी हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समाहित किया। आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, 48A, 49, 50, 51। और तीसरा है समाजवादी, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, 41, 42, 43, 43A और 47। इन आर्टिकलों के माध्यम से हमें समाजवादी दर्शन, तो 3 प्रकार के दर्शन समाहित है किसके अंतर्गत, डीपीएसपी के अंतर्गत। पहला है गांधीवादी, दूसरा है उदारवादी और तीसरा है समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है सबके लिए समान दर्शन, सबके समान हित, सामूहिक हित की बात करता है, उसको हम कहते हैं समाजवादी दर्शन। तो देखेंगे इस अनुच्छेदों के माध्यम से कि समाजवादी दर्शन आखिर उसमें झलक रहा है कि नहीं। आप देखते ही उसको क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। वहां पर हम और उसको विस्तार कर देंगे कि यह समाजवादी दर्शन का कंसेप्ट यहां इस आर्टिकल में छिपा हुआ है। इस आर्टिकल के अंतर्गत लिबरल फॉर्म छुपा हुआ है और यह गांधीवाद का फिलॉसफी जो है इन आर्टिकलों के अंतर्गत छिपा हुआ है। तो ये परिलक्षित कर रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद की जो हेडलाइन है, क्या क्या कहता है, सबको हम विस्तार पूर्वक समझते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। शुरू करेंगे हम आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है। अब राज्य की परिभाषा शब्द हम आर्टिकल 12 में भी है, मौलिक अधिकार की शुरुआत होती है, आर्टिकल 12 में भी राज्य शब्द की परिभाषा है। तो यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आर्टिकल नंबर 12 में जो राज्य की परिभाषा है वही परिभाषा उसकी के अंतर्गत ये भी समाहित है। तो वहां पर राज्य की परिभाषा दिया हुआ है, जो राज्य सरकार है, मतलब राज्य की विधायिका, केंद्र की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका, ऑल लोकल अथॉरिटीज ऑफ इंडिया और ऑल लोकल अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जो भी अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, वो भी उसके अंतर्गत है। तो हमने उसको राज्य की परिभाषा में फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत विस्तार पूर्वक देखे हैं। जैसे प्राधिकारी के अंतर्गत हम सेल है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, बड़े बड़े प्राधिकरण है, वो भी राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो साफ शब्द में यहां पर अगर आर्टिकल 12 की बात करता है कि परिभाषा वही होगा जो 12 के अंतर्गत है। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा
किससे संबंधित बात करता है कि 12 में जो उल्लेखित है वही यहां पर लागू होगा। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य की परिभाषा किसमें निहित है, तो आर्टिकल 12। अगर नहीं दिया है उत्तर में, अगर आर्टिकल 36 है तो ये उत्तर करेक्ट होगी। इसको ध्यान में हमको रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 37 की ओर। आर्टिकल 37 को हम दो टुकड़ों में तोड़कर पढ़ते हैं। पहला है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इनफोर्सेबल है ये। कौन? डीपीएसपी को हम न्यायालय में वाद नहीं ला सकते, परिवर्तनीय नहीं है। अर्थात राज्य जो है डीपीएसपी का उल्लंघन करता है तो इसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, जैसा फंडामेंटल राइट्स के केस में हुआ था। फंडामेंटल राइट्स जो है फोर्सेबल था, उसको हम न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी को हम राज्य क्या किस में चैलेंज नहीं कर सकते? न्यायालय में पर क्या नहीं कर सकते? वाद नहीं ला सकते। इसलिए इसको हम कहते हैं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा शब्द यहां पर लिखा हुआ है आर्टिकल 37 के अंतर्गत, विधि बनाते समय डीपीएसपी के सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। जब भी संसद या विधानमंडल कोई कानून बनाएगा तो इस बात को ध्यान रखेगा कि डीपीएसपी क्या कहता है, उसके सिद्धांत क्या है, उसको ध्यान में रख के कोई भी कानून बनाएगा। ये आर्टिकल 37 ऐसा कहता है, राज्य को निर्देशित करता है। आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 को हम भी दो टुकड़ों में तोड़कर पढ़ते हैं। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगी। ऐसा सामाजिक व्यवस्था बनाएगी जिसमें अधिकतम से अधिकतम लोक कल्याण हो, उनका ग्रोथ हो सके। तो आर्टिकल 38 का पहला पॉइंट है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक राज्य एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगी ताकि अधिकतम उसको देश की जनता को क्या मिल सके? लाभ मिल सके। दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसर की असमानताओं को समाप्त करने की प्रयास करेगी। आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसर की असमानता, जो भी इनइक्वलिटी है सोसाइटी के अंतर्गत, अगर डीपीएसपी ऐसा नियम बनाता है, लागू करता है, तो इन असमानताओं को, इन इक्वलिटी को क्या करना है? समाप्त करने की प्रयास करेगी। 44वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 38 की भाषा को बदली गई थी। इस बात को ध्यान में रखना है। आज 44वें संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, जो आर्टिकल 38 की जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसको चेंज किया गया था। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि आर्टिकल 44वें संविधान संशोधन हुआ था किसमें? आर्टिकल 38 में। तो क्या बदली गई थी? तो उसकी भाषा को बदली गई थी। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट है, एक एक बिंदुओं को हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। पहला, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों की आजीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। पुरुष और स्त्रियों की और सभी नागरिकों को आजीविका, जो जिससे उसका जीवन यापन चल सके, उसके लिए पर्याप्त साधन, जो भी रिसोर्सेस है, उसको उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है। दूसरा है, जितने भी भौतिक संसाधन है स्टेट के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत जितने भौतिक संसाधन है, उसका उचित वितरण हो और उसका स्वामित्व उसको प्रदान किया जाए। किसी भी प्रकार के भौतिक संसाधन में ऊंच नीच ना हो, किसी को ज्यादा किसी के कम ना हो। तो ध्यान में रखना है कि उसका उचित वितरण हो और उसको स्वामित्व प्रदान किया जाए। यह आर्टिकल 39 कहता है। उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण हो। देश के अंतर्गत जो भी उत्पादन हो रहा है, अर्थात सीधा सीधा कहा जाए कि अर्थ का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, अर्थ का विकेंद्रीकरण वाली बात है, समानता का भाव है, किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन ना हो कि बहुत ज्यादा धन जो है किसी कम लोगों के पास इकट्ठा हो और ज्यादा लोग जो है शोषित और पीड़ित हो। तो समाज में जो भी उत्पादन होगा स्टेट के अंतर्गत, उसका ज्यादा से ज्यादा क्या हो? विकेंद्रीकरण हो, तभी समाज में शांति आएगी और वेलफेयर स्टेट की स्थापना होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर कहीं भी काम चल रहा है, किसी भी मतलब विभाग में काम चल रहा है, अगर व्यक्ति एक ही प्रकार का काम है तो उनके लिए समान वेतन की निर्धारण होना चाहिए, अलग अलग पे स्केल नहीं होना चाहिए। समान काम के लिए समान वेतन वाला जो शब्द है आर्टिकल 39 में, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाता है, किस आर्टिकल में उल्लेखित है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए? तो आर्टिकल 39 के अंतर्गत।
स्त्री और पुरुष वर्ग के कर्मकारों, स्त्री और पुरुष वर्ग का जो कर्मकार है, जो काम करते हैं, उनकी स्वास्थ्य और शक्ति का ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य है। राज्य ऐसे नीति बनाएगी कि स्त्री और पुरुष वर्ग के कर्मकारों की जो हेल्थ है और उसका जो पावर है, उसके ऊपर क्या करना है, ध्यान देना है। बच्चों की के लिए स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण, राज्य एक ऐसा नीति बनाएगी जिसमें बच्चों के लिए स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण हो सके, और इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। इसको आपको समझना है। आर्टिकल 39 में बच्चों के लिए स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसे जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर 39 ए को देखते हैं, तो आर्टिकल नंबर 39 ए जो है बाद में जोड़ी गई है। गरीबों के लिए निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता, न्याय सबके लिए हो और सरल भी हो और सस्ता हो। जब तक न्याय में अगर खर्चीला होगा, क्योंकि देश के जो नागरिक है, आम नागरिक, सबकी आर्थिक स्थिति एक समान नहीं है। वो बड़े बड़े वकील या कोई वकालत करने वाले वकील को क्या नहीं कर सकता, अथराइज नहीं कर सकता, उसको अपने लिए लागू नहीं कर सकता। कहने का मतलब है सबको न्याय क्या होना चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए, और उनको विधिक सहायता, वकील की सहायता होनी चाहिए। ऐसा राज्य नीति बनाएगी। इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इसी को ध्यान में रखते हुए इंपैक्ट पड़ा है सरकार के ऊपर, और उन्होंने नलसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पारित किया 1987 में। नलसा एक्ट पारित किया और इसे 1995 में लागू कर दिया। एक्ट कब बना, 1987 में। किस लिए बनाया गया, तो ये एक्ट है जिसके माध्यम से निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता का प्रावधान रखा जाए। स्टेट लेवल पर हम इसको सलसा कहते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको लागू किया गया डलसा। ये किससे संबंधित है, आर्टिकल नंबर 39 की जो ए आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता, उसको प्रावधान करने के लिए इंपैक्ट है ये। हम कहते हैं कि डीपीएसपी के ऊपर सरकार का बहुत प्रभाव पड़ा, और उसमें जो उल्लेखित बातें है उनको लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए सरकार जो है कई अथॉरिटीज बनाए, कई विधि बनाए, संसद में कानून पारित कर करके, और उससे संबंधित प्रावधान धीरे धीरे लागू किया है। तो इनका महत्व यही है, ये इंपैक्ट है। इसके माध्यम से नलसा, सलसा और डलसा की स्थापना किया गया, क्योंकि जो संविधान के अनुच्छेद 39 के ए में वर्णित है उसको लागू किया जाए। आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायत की स्थापना, ये गांधीवादी दर्शन का सबसे बढ़िया उदाहरण है। गांधी जी चाहते थे कि ग्राम स्वराज लाया जाए और निचले स्तर का लोकतंत्र की सबसे निचले पायदान से विकास प्रारंभ हो। तो इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, पंचायत को पावर देना चाहिए और उसको ऑटोनोमस किया जा सके ताकि गांवों का विकास हो सके। तो यहाँ पर गांधीवादी दर्शन, गांधीयन फिलॉसफी जो है दर्शित होता है, इफेक्ट पड़ता है। हम समझते हैं कि कौन से आर्टिकल में गांधीवादी दर्शन का प्रभाव है, तो अनुच्छेद 40, और इसको प्रभाव हम देखते हैं, डीपीएसपी का प्रभाव देखते हैं। इस आर्टिकल का प्रभाव 73वें संविधान संशोधन हुआ, समझ में आ रहा है, उसके माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो ये प्रभाव है डीपीएसपी का। आर्टिकल नंबर 41 को हम देखते हैं। आर्टिकल नंबर 41 कहता है बुजुर्ग, बीमार, निःशक्त और बेरोजगार 4 लोगों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने की अधिकार है। मतलब समाज में ऐसे लोग हैं जिसको हम कमजोर समझते हैं, खास करके बुजुर्ग है, बीमार व्यक्ति है, निःशक्त मतलब जो विकलांग लोग हैं, और बेरोजगार लोग हैं, उसको काम मिलना चाहिए, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल 41
कहता है। तो यहां पर समाजवादी दर्शन झलकता है। इस आर्टिकल से क्या दर्शन झलकता है? समाजवादी दर्शन। फिलॉसफी, 3 फिलॉसफी है डीपीएसपी बनाने के लिए, एक गांधीयन फिलॉसफी, दूसरा है लिबरल और तीसरा है समाजवादी दर्शन। तो इस आर्टिकल में समाजवादी शब्द स्पष्ट झलक रहा है। आर्टिकल नंबर हम 42 को देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर 42 कहता है कार्य का न्याय संगत मानवीय दशाओं का उपबंध। कार्य, हम जहां पर काम कर रहे हैं, कोई भी कर्मकार है तो काम कर रहे हैं हम, वहां पर हमारे साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो, न्याय संगत हो, हमको काम जो है न्यायपूर्ण मिलना चाहिए। साथ ही मानवीय दशाओं का ध्यान रखना चाहिए, मानवीय दशाओं का पालन होना चाहिए, किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। जैसे पहले बंधुआ मजदूरी चल रहा था, बालाश्रम चल रहा था, बेगारी प्रथा चल रहा था, तो काम लो और उसके साथ न्याय संगत व्यवहार करो और उनकी मानवीय दशाओं को ध्यान में रखा जाए, ऐसा नीति बनाएगी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 42 कहता है। दूसरा चीज है इसी के अंतर्गत, दूसरा पॉइंट है, 2 टुकड़ों में है। दूसरा पॉइंट है प्रसूति सहायता। तो महिलाओं की जो डिलीवरी होती है बच्चों के लिए, उसके लिए सरकार जो है फ्री में सुविधा प्रदान करे, उसके ऊपर विशेष ध्यान दे, ताकि किसी भी प्रकार के समाज के जो निचली स्तर के लोग हैं उसको प्रसूति सहायता में कोई तकलीफ नहीं हो जाना चाहिए, प्रसूति में, डिलीवरी में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसके लिए राज्य ऐसा नीति बनाएगा ताकि उसको प्रसूति सहायता जो है आसानी से मिल सके। आर्टिकल नंबर 43 को हम देखते हैं। आर्टिकल 43 को हम 2 टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ेंगे। पहला है कर्मचारियों को जीवन निर्वाह मजदूरी। तो न्यूनतम मजदूरी देना आवश्यक है ताकि उनका जीवन चल सके। हम किसी भी व्यक्ति को काम पर रख रहे हैं तो सर्व उनका जो काम चल सके, उनका जीवन लाइफ स्टाइल जो है चल सके, ऐसा उसको हमको क्या देना है? कर्मचारियों को मजदूरी देना है, किसी प्रकार से उसका शोषण ना हो। ऐसे कम काम पर, कम वेतन पर हम उसको काम नहीं करा सकते ताकि उसका जीवन बसर ना चल सके। हमको उतना वेतन देना पड़ेगा ताकि उसका जीवन बसर जो है आसानी से चल सके। तो इसको कहते हैं कर्मचारियों के जीवन निर्वाह के लिए हमको मजदूरी देना है, ऐसा मजदूरी देना है जिससे उसका जीवन निर्वाह आसानी से हो सके। यहां पर दूसरा पॉइंट है कुटीर उद्योग की स्थापना। यहां पर भी गांधीवादी दर्शन का प्रभाव है। कुटीर उद्योग की स्थापना, ये समाजवादी दर्शन है तो ये गांधीवादी दर्शन है। कर्मचारियों के जीवन निर्वाह मजदूरी का प्रावधान राज्य करेगी, ऐसा नीति बनाएगा कि उनका जीवन निर्वाह चल सके। तो ये जो है समाजवादी दर्शन यहां पर परिलक्षित हो रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। यहां पर कुटीर उद्योग की स्थापना जो है गांधीवादी दर्शन को क्या कर रहा है? स्थापित कर रहा है। तो हम आर्टिकल में हम पहले ही बोले हैं कि आर्टिकल के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन सा गांधीयन फिलॉसफी से संबंधित है और कौन सा लिबरल है और कौन सा समाजवादी है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 जो है लिबरल फिलॉसफी के अंतर्गत है। समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि कॉमन सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए और बहुत सारे जो बुद्धिजीवी है वो भी चाहते हैं। संविधान सभा वाले इसकी महत्व को समझते थे, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कॉमन सिविल कोड को रखा है ताकि देश में इसको कभी न कभी लागू हो सके। उस समय इसको क्यों नहीं लागू किया, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन था। संविधान सभा में इसके ऊपर काफी विस्तार पूर्वक चर्चा चली थी कि देश में उस समय अशिक्षा जैसे और रूढ़िवादी बहुत ज्यादा थी समाज के अंतर्गत और इसको लागू करना इतना आसान नहीं था। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ेगी, शिक्षित होगी, फिर इसको लागू कर दिया जाएगा। इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो कॉमन सिविल कोड की बात रखी गई है, गोवा राज्य ने प्रयास किया है, वहां कॉमन सिविल कोड लागू है। तो इसके ऊपर आगे केंद्र सरकार जो है संसद में कड़े कानून बना सकता है कॉमन सिविल कोड के लिए, ताकि सभी धर्म और उनके जातियों में एक समान सामाजिक व्यवस्था के लिए नियम लागू हो, विवाह हो, तलाक हो, संपत्ति हो जैसे शब्दों के लिए अलग अलग कानून है। गोद लेने की प्रथा अलग अलग धर्मों में अलग अलग है। जैसे मुस्लिम जो है पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत कानून के आधार पर उनकी जो सामाजिक व्यवस्था को देखोगे तो उनकी गोद लेने की, संपत्ति की, विवाह की और तलाक की पद्धति अलग है। इसी से संबंधित है ट्रिपल तलाक, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और संसद में 2019 में ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बना कि ये असंवैधानिक है, अवैधानिक है।
तो एक कॉमन सिविल कोड की ओर बढ़ने की एक प्रोसेस है। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 44 कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए, क्योंकि देश एक है, सब भारतीय हैं, तो सबकी सामाजिक व्यवस्था को हम एक दृष्टिकोण से देखेंगे, समानता के भाव से देखेंगे। तो यहां पर यह लिबरल फिलॉसफी है, उदारवादी दर्शन का प्रभाव है। आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43A जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, ये महत्वपूर्ण ये भी आर्टिकल है। उद्योगों के प्रबंधन, जो भी मैनेजमेंट बनाएगी कोई भी इंडस्ट्रियल फर्म है, तो वहां के जो मजदूर वर्ग है उनको भी उस मैनेजमेंट में शामिल करना पड़ेगा। मजदूर यूनियन चाहे जाकर के शामिल हो, मजदूरों का एक प्रतिनिधित्व दल उसके मैनेजमेंट में होना जरूरी है, ताकि क्योंकि जितने मजदूर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लागू कर मतलब बनाने में अपना पूरा जी जान दे देते हैं, उन्हीं के आधार पर पूरा आपका उद्योग धंधा चल रहा है। तो मैनेजमेंट अगर बनाया जाए तो मजदूरों का हित को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिए मैनेजमेंट जब बनेगी, प्रबंधन होगा, तो उसमें मजदूर वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करना राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। तो इसके संदर्भ में कई कानून बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है, इंडस्ट्रियल एक्ट बना हुआ है, मजदूरों के संदर्भ में इंपैक्ट है। आर्टिकल नंबर 43B, आर्टिकल नंबर 43 जो है, ये वाला जो है उद्योग में प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, ये जो समाजवादी दर्शन पर आधारित है। उसी प्रकार से आर्टिकल 43B सहकारी समिति का गठन, सहकारी समिति के गठन का प्रावधान यहां पर गांधीवादी दर्शन का प्रभाव है, और उसको यहां पर दिया गया है 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। तब नया अनुच्छेद बना 43B, जिसमें सहकारी समिति की गठन की प्रावधान है। स्वैच्छिक होना चाहिए, ऑटोनोमस होना चाहिए, और लोकतांत्रिक नियंत्रण होना चाहिए, और व्यवसाय का ताकि वो प्रबंधन कर सके तो उनको स्वायत्तता देना है, उसमें लोकतांत्रिक नियंत्रण होना चाहिए, उनको ऑटोनोमस बना करके छोड़ना है। किसके संदर्भ में कहा गया है? सहकारी समिति के गठन। और कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया है? 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से, और यहां पर भी गांधीवादी दर्शन का प्रभाव है। आर्टिकल नंबर 45 अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 जो है 6 से कम वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिलाना राज्य की कर्तव्य है। ये डीपीएसपी के अंतर्गत रखा गया है। पहले इसमें अलग थी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना या उनकी जो सहायता करना, उनके लिए वातावरण तैयार करना ताकि वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ले सके, ये प्रावधान था। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2000 के माध्यम से इसको 6 से कम वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा और देखभाल शब्दों को यहां पर जोड़ दिया गया। तो 86वें संविधान संशोधन के तहत इसमें संशोधन हुआ है आर्टिकल 45 में, क्योंकि 21A नया आर्टिकल मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और उनका देखभाल के संदर्भ में प्रावधान दिए गए हैं। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तो उसमें 3 जगह परिवर्तन हुआ। आर्टिकल नंबर 45 में एक जगह परिवर्तन हुआ, दूसरा है आर्टिकल नंबर 21 में परिवर्तन हुआ, एक नया आर्टिकल मौलिक अधिकार में जोड़े गए। तीसरा चीज परिवर्तन हुआ आर्टिकल नंबर 51A में मौलिक कर्तव्य, 51A में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके अंतर्गत 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज, 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया कि राज्य जो है बच्चों को, लोगों की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है, सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को निःशुल्क और क्या किया जाए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। तो ये जो है 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल नंबर 46 SC ST तथा दुर्बल वर्गों को शैक्षिक और आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए। तो राज्य की आरक्षण का एक आधार है, और इसी के आधार पर राज्य जो है रिजर्वेशन लागू करते हैं। जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको लिफ्ट करने के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो इसी के आधार पर जो आर्टिकल 16(6), आर्टिकल 16(4) का चौथा पॉइंट, आर्टिकल 15 का जो चौथा क्लॉज है उसको जोड़ा गया है। इसी के माध्यम से अनुच्छेद 14
14 के अंतर्गत जो समानता विरोधी नहीं है, इसको समझना है। क्या है आरक्षण व्यवस्था जो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 का क्या है, किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं करता। राज्य चाहे तो दुर्बल और शैक्षिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को क्या कर सकता है, विशेष सहायता प्रदान कर सकता है। तो यहीं से रिजर्वेशन आया। आर्टिकल नंबर 47, आर्टिकल नंबर 47 कहता है कि पोषाहार जीवन स्तर को ऊंचा और लोक स्वास्थ्य करने की राज्य की कर्तव्य है। लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखना राज्य का कर्तव्य है। दूसरा पॉइंट है मादक पेय और हानिकारक औषधियों को निषेध करना। तो इसके अंतर्गत शराबबंदी भी आता है। 2 पॉइंट है। पहला तो पोषाहार, पोषाहार मतलब उसका पोषण के ऊपर ध्यान देना है, उसके जीवन स्तर को ऊंचा करना है और लोक स्वास्थ्य को भी क्या करना है, सुधार करना है। ये राज्य का कर्तव्य होगा। साथ ही साथ समाज में जितने भी मादक पेय है, जैसे शराब का प्रचलन है और हानिकारक ड्रग्स जो प्रचलित हो रहा है, उसके ऊपर रोक लगाना है। आर्टिकल नंबर 47। आर्टिकल नंबर 48 कृषि और पशुपालन के विकास के लिए राज्य जो है आधुनिक और वैज्ञानिक टेक्निक, जो मॉडर्न और साइंटिफिक टेक्निक का प्रयोग करेगा ताकि कृषि और पशुपालन में क्या हो सके, विकास हो सके। साथ ही साथ गाय है, बछड़ा है और दुधारू पशु है और पशु बलि पर निषेध का भी प्रावधान राज्य कर सकती है। तो साफ रूप से गौ वध के निषेध, तो गौ बस नहीं है, गाय है, बछड़ा है और दुधारू पशु है और पशु बलि है, उसके ऊपर निषेध के प्रावधान राज्य ला सकती है। ये अनिवार्य रखा है। तो यहां पर भी गांधीयन फिलॉसफी का दर्शन होता है। गांधीयन फिलॉसफी के बारे में दर्शन कहां होता है, गौ हत्या निषेध। आर्टिकल नंबर 48 ए, आर्टिकल नंबर 48 जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ी गई। क्या कहता है, वन वन्य जीव पर्यावरण के संरक्षण और उसका संवर्धन। वन और वन्य जीव तथा पर्यावरण का हमको संरक्षण करना है, साथ ही साथ पर्यावरण को संवर्धन करना है। मतलब आपको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना पड़ेगा ताकि पर्यावरण का क्या हो, संवर्धन हो सके, उनका संरक्षण अनिवार्य है। तो राज्य ऐसी नीति बनाएगी जिसमें वन और वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण और उसका संवर्धन हो सके। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसको जोड़ी गई। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 49, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य की है। हमारे जितने भी पुरातात्विक जितने स्मारक हैं देश के अंतर्गत, बड़े बड़े राजा महाराजा और पुराने मंदिर है, कला केंद्र है, उनको संरक्षित करना ये राष्ट्रीय स्मारक है, उनको संरक्षण देना राज्य की जिम्मेदारी है। वो उस वस्तुओं को संरक्षित रखना, स्थान को संरक्षित रखना और जो स्मारक है, जो भी स्मारक है और उस स्थान को और साथ में वस्तुओं को, वहां जो जो वस्तु मिला है उनको संरक्षण करना राज्य की जिम्मेदारी है। आर्टिकल नंबर 49। आर्टिकल 50 राज्य जो है लोक सेवक को नियुक्ति जब देगा तो ध्यान में रखेगा, ऐसा नियम बनाएगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हो, उनकी शक्तियों का बंटवारा हो। ऐसे लोक सेवकों को उतारेगा या नियुक्ति देगा जिनकी शक्तियों में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हो। अंग्रेजी शासन काल में बहुत सारे ऐसे पद थे, खास करके शुरुआत में जब कलेक्टर के पद जब लागू किया था अंग्रेजी शासन ने, तो कलेक्टर को न्यायिक और फौजदारी और दीवानी सभी मामले एक साथ दे दिए थे। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों का काम पहले कलेक्टर करते थे। जब लोक सेवक की भर्ती की बात आई तो राज्य के डीपीएसपी के अंतर्गत ये आर्टिकल जो 50 कहता है कि राज्य जब लोक सेवकों की भर्ती करेगी तो ध्यान रखेगी कि उसका व्यवस्था न्यायपालिका का अलग हो और कार्यपालिका का अलग हो, अलग अलग लोक सेवकों की भर्ती हो, उनका पृथक्करण हो, शक्ति का बंटवारा हो। आर्टिकल नंबर 51 लास्ट अनुच्छेद है डीपीएसपी का, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य ऐसे नीति बनाएगी जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति आए और उसमें सुरक्षा का भाव हो, किसी भी प्रकार का हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंध न टूटे, क्योंकि हमने बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने के लिए न्यायपूर्ण और भावपूर्ण हम जो उसके साथ दोस्ताना व्यवहार रहता है उसके संबंध में किसी प्रकार का टूट फूट न हो, और जितना भी अंतरराष्ट्रीय लॉ है, नियम विधि है और जो संधियां हैं उसका भी परिपालन हो,
किसी भी प्रकार के मनमुटाव न हो, एक दूसरे देश के खिलाफ हमारा प्रेम व्यवहार बढ़ा रहे, ऐसा राज्य नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नीति बनाएगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में क्या हो, वृद्धि हो, उसमें बाधक ना बने। तो ये है आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक हम पार्ट 1 के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार और उनकी जो कमियां हैं उनके संदर्भित और उनके से संबंधित अन्य भी जो टॉपिक है उसके ऊपर पार्ट 2 लेकर के आएंगे। तो आज का हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का वीडियो हमको आप लोगों को कैसे लगा, इसको कमेंट्स बॉक्स पर लिख कर जरूर वर्णन कीजिए।